हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस विद समृद्धि एजुकेशन। जीएस विद समृद्धि एजुकेशन में पुनः आपका स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर इन द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड दैट वाज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ 1781, 1781 का सेटलमेंट एक्ट। दोस्तों, इस एक्ट के बारे में एक खास बात जो है, क्योंकि जब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट बनाया गया तो उसके जुडिक्शन को लेकर सवाल उठने लगा, उसके जुडिक्शन को लेकर परेशानी आने लगी और सुप्रीम कोर्ट का को वर्क क्षेत्र जो है सो डिफाइन नहीं किया हुआ था। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया और अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट वो सारे क्लैरिटी को क्लियर किया गया। वो सारे जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो भी समस्याएं आ रही थी उसको रिमूव किया गया, उसको करेक्ट किया गया। जो ग्रीवांसेस था सुप्रीम कोर्ट का उसको रिमूव करने के लिए इस एक्ट को लाया गया और इस एक्ट का नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। दोस्तों, नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग को आज पढ़ना है वह है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। आपने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा, उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स आपको नजर आए, बहुत सारे ड्रॉबैक्स नजर आए। तो उन सारे ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए, उन सारे ड्रॉबैक्स को करेक्ट करने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया to correct the defects of regulating act 1773 that come with the पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को करेक्ट करने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया। आइए इसके कुछ फीचर्स को देखते हैं। तो पहला, ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया। दोस्तों, इस एक्ट से पहले टेरिटरीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाता था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के उपनिवेश, भारत का जो क्षेत्र था, इंडिया का जो क्षेत्र था, उसको बोला जाता था टेरिटरीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का उपनिवेश। लेकिन इस एक्ट के द्वारा, जो एक्ट लाया गया, इसके द्वारा ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया कहा गया, मतलब ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र। भारत को ब्रिटिश अधिपत्य कहा गया। पहले उपनिवेश था, लेकिन अब इस एक्ट के तहत ब्रिटिश का अधिपत्य, ब्रिटिश का अधिकार वाला क्षेत्र माने जाने लगा। पोसेशन ऑफ ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया माने जाने लगा, जबकि इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का उपनिवेश कहलाता था। तो ये एक्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी के उपनिवेश थे, अब वो ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र के नाम से जाने लगे। नेक्स्ट है ज्वाइंट गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, एज पर दिस एक्ट, एक ज्वाइंट गवर्नमेंट बनाया गया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी एंड क्राउन का। ईस्ट इंडिया कंपनी विच वाज रन बाय ईस्ट इंडिया कंपनी एंड क्राउन। ईस्ट इंडिया कंपनी और क्राउन को मिलाकर एक गवर्नमेंट तैयार किया गया और एक ज्वाइंट गवर्नमेंट बनाया गया। वो ज्वाइंट गवर्नमेंट में कौन कौन शामिल थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और क्राउन शामिल था, लेकिन जो अल्टीमेट पावर था वो गवर्नमेंट के पास ही था, क्राउन के पास ही था। नेक्स्ट है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। दोस्तों, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दो चीजें आप देख रहे हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था वो रेवेन्यू कलेक्शन का काम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम था रेवेन्यू को कलेक्शन करना, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम जो था और पॉलिटिकल अफेयर्स से रिलेटेड, राजनीति से, पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी वर्क था वो करने का काम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम था रेवेन्यू को कलेक्ट करना। यूं अगर बोला जाए तो दोनों क्षेत्र को अलग अलग किया गया, दोनों में डिफरेंसेस बनाया गया कि दोनों को पृथक किया गया। राजनीति को और कॉमर्शियल एक्टिविटीज, राजनीति और कॉमर्शियल एक्टिविटीज को अलग अलग किया गया, और ये अलग अलग किसके द्वारा किया गया?
तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था वो कॉमर्शियल एक्टिविटीज को देखता था, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो आपका पॉलिटिकल एक्टिविटीज को देखता था। दोनों का अलग अलग किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 6 मेंबर्स इसमें थे, इसमें 6 मेंबर्स को शामिल किया गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था कंपनी को रिप्रेजेंट करता था, और बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को रिप्रेजेंट करता था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता था। अगर यूं कहा जाए तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सबऑर्डिनेट बना दिया गया, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सबऑर्डिनेट बना दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन लाया गया, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था वो कंपनी था। तो ये डिफरेंसेस आपको समझ में आ रहा है। 2-3 बातें आपको ध्यान में रखना है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसको रिप्रेजेंट करता है, कंपनी को। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या था, कॉमर्शियल एक्टिविटीज, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था, तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रेवेन्यू कलेक्शन करता था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल उस पर नियंत्रण रखता था। अल्टीमेट पावर जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास था यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास था। आपने देखा था लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए 4 सदस्य का एक काउंसिल बनाया गया था। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में वो जो 4 सदस्य काउंसिल था उसको रिड्यूस करके 3 सदस्य काउंसिल में तब्दील कर दिया गया, यानी कि उसके मेंबर्स को 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। गवर्नर्स काउंसिल्स वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 4 to 3। फिर आपका आप देखे होंगे कि गवर्नर लास्ट जो एक्ट आपने पढ़ा था उसमें गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए काउंसिल बनाया गया था। यहाँ पे इस एक्ट में बॉम्बे और मद्रास, चूंकि बॉम्बे में भी गवर्नर था और मद्रास में भी गवर्नर था, तो बॉम्बे के गवर्नर को असिस्ट करने के लिए बॉम्बे के लिए एक अलग काउंसिल बनाया गया और मद्रास के गवर्नर को असिस्ट करने के लिए मद्रास में एक अलग काउंसिल बनाया गया। ठीक है, जबकि पिछले एक्ट में आपने देखा था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको असिस्ट करने के लिए 4 सदस्य का काउंसिल बनाया गया था, जिसको यहाँ पे घटाकर 3 कर दिया गया और अलग से बॉम्बे के लिए एक काउंसिल बनाया गया और मद्रास के गवर्नर के लिए एक अलग काउंसिल बनाया गया। एक चीज और आप यहाँ देख सकते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब इस एक्ट के द्वारा एज पर दिस एक्ट पावर वाज गिवन टू डायरेक्ट कंट्रोल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडियन। अब इंडिया पर इस एक्ट के द्वारा डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल आ गया, नियंत्रण आ गया। पहले क्राउन जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियंत्रण करता था, लेकिन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में चला गया, अधिकार ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला गया। फिर टू डिस्क्लोज द प्रॉपर्टी विद इन 2 months ऑफ देयर ज्वाइनिंग। एक चीज यहाँ आप देख रहे हैं, चूंकि वहां पे करप्शन और नेपोटिज्म को लेकर काफी वाद विवाद वाली विषय था 1773 में, तो 1784 में एक प्रावधान किया गया इस एक्ट में कि जो भी कंपनी के ऑफिसर्स होंगे जब वो ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के 2 महीने के अंतर्गत उसके भारत में, इंडिया में और ब्रिटेन में वो अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा देंगे, ऐसा प्रोविजन किया गया। तो ये सारे फीचर्स थे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। अब देखते हैं कुछ ड्रॉबैक्स भी है, वो ड्रॉबैक्स क्या है, वो डिफेक्ट्स क्या है। तो पहला, नो क्लैरिटी ऑन द बाउंड्रीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज बिटवीन कंपनीज पावर एंड गवर्नमेंट्स अथॉरिटी। आपने देखा कि डुअल सिस्टम शुरू हो गया, तो डुअल सिस्टम ज्वाइंट गवर्नमेंट चल रहा था, कंपनी का और ब्रिटिश गवर्नमेंट का, क्राउन का। तो ये बाउंड्री क्लियर नहीं हो पा रहा था कि आखिर उसका अधिकार क्या है और उसका कार्य क्या है। मतलब कंपनी का क्या कार्य और अधिकार है और क्राउन ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या कार्य और अधिकार है, इसके बीच कोई क्लैरिटी नहीं था, जिसके चलते आए दिन तनाव पैदा होते रहता था, मतभेद होते रहता था। क्योंकि जब तक पावर्स एंड ड्यूटीज, जब तक कार्य और अधिकार अलग अलग क्लैरिफाई नहीं किया जाएगा तब तक टकराव होना निश्चित है। फिर द गवर्नर जनरल हैड टू सर्व 2 मास्टर्स। अब गवर्नर जनरल के लिए भी समस्या होने लगा कि वो
बोर्ड ऑफ कंट्रोल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसकी बात माने, तो गवर्नर जनरल के लिए भी परेशानी होने लगा। तो ये डिफेक्ट्स था 1784 पिट्स इंडिया एक्ट का। दोस्तों अगर मैं इसको 2 मिनट रुक कर रिकॉल करने का कोशिश करें तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट को हम कैसे रिकॉल करेंगे, तो आपको मैं बता दूं कि 1784 पिट्स इंडिया एक्ट लाया ही गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए, उसके डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए 1784 पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा इस एक्ट में प्रावधान किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो उपनिवेश थे अब उसको ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा जाने लगा। भारत को पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के उपनिवेश बोला जाता था, अब इस एक्ट के बाद भारत ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र भारत को कहा जाने लगा। एक ज्वाइंट गवर्नमेंट भी बनाया गया, कंपनी और क्राउन को मिलाकर ज्वाइंट गवर्नमेंट बनाया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम कॉमर्शियल एक्टिविटीज करना था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम पॉलिटिकल एक्टिविटीज करना था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को रिप्रेजेंट करता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता था। और अल्टीमेट पावर जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ही था, यूं बोले तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास ही था। और ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि डुअल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत भी माना जा सकता है। दोस्तों उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इस एक्ट के द्वारा डायरेक्ट कंट्रोल दे दिया गया, डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला गया। इस एक्ट में यह भी प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए जो 4 सदस्य बनाया गया था उसको घटाकर 3 सदस्यों में किया गया और बॉम्बे और मद्रास में भी बनाया गया, काउंसिल बनाया गया। 4 को घटाकर 3 किया गया और बॉम्बे के गवर्नर के लिए अलग एक काउंसिल बनाया गया और मद्रास के गवर्नर के लिए एक अलग काउंसिल बनाया गया। और इसमें एक व्यवस्था किया गया कि जो भी ऑफिसर ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के 2 महीने के अंतर्गत वो ब्रिटेन और इंडिया में उसकी प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में वो बताएंगे। इसका डिफेक्ट्स हमने देखा कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया उसके बीच कोई डिस्टिंक्शन नहीं लाया गया कि उसका बाउंड्री और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसका कार्य और अधिकार क्या है, उसके बीच कोई स्पष्ट अंतर नजर नहीं आता है। और नतीजा यह होता था कि गवर्नर जनरल को 2 मास्टर्स का, 2 लोगों के आदेश का पालन करना पड़ता था, जिसके चलते कभी कभी दुविधा वाली स्थिति भी बन जाती थी और मतभेद भी होता था। क्लियर? तो ये सारे थे पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। तो इस तरीके से आप एक बार उसको रिकॉल करने का कोशिश करेंगे दोस्तों। सच मानिए अगर आप रिकॉल करते हैं ये टॉपिक लंबे समय तक आपके साथ बना रहेगा और आप एग्जामिनेशन में इसको रिलेट करके सही ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे। धन्यवाद।